कई महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरा कर चुके हैं, जो पूरे राजपूताना के प्रमुख योद्धा थे उन सभी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और आज फिर हम एक नए योद्धा के साथ में हैं। और योद्धा क्या, अगर यूँ कहें तो पूरे राजपूताना में इस व्यक्ति के नाम के बिना राजपूताने का इतिहास ही अधूरा है। ये वो व्यक्ति है, ये वो महान योद्धा है जिसने कभी भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की, हमेशा संघर्ष किया। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप। ये काफ़ी लोकप्रिय टॉपिक है। आरपीएससी के द्वारा या जो अधीनस्थ बोर्ड है राजस्थान का, तो उनमें हमेशा प्रताप को लेकर के और कोई ना कोई क्वेश्चन देने की जिज्ञासा ज़रूर रहती है। महाराणा प्रताप के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और एक लंबा वीडियो बनेगा इसमें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी ही दूंगा। ऐसा नहीं है कि 5-7 मिनट का एक आधा अधूरा वीडियो बना के आपके सामने पेश किया। जितना बेहतर से बेहतर आपके लिए बनाया जा सकता है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। देखिए, आज हम पढ़ते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेवाड़ है। मेवाड़ में राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़, ये मेवाड़ के अंतर्गत आता है। ये मैंने जब आपको राणा सांगा का वीडियो बनाया था तो उस समय भी मैंने कुछ चीज़ें बेसिक से बताई थी। देखिए, 1567 में चित्तौड़ पे अकबर का आक्रमण होता है और यह मेवाड़ का तीसरा साका था 1568 में। उसके पश्चात एक घटना है छोटी सी। देखिए, उदयपुर के उस समय महाराणा थे उदय सिंह जी। उदय सिंह के 2 महत्वपूर्ण रानियां थी। एक तो पहली रानी थी पाली के अखेरा सोनगरा की जयवंता बाई, जिसके वीर पुत्र का नाम था प्रताप। और प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। इसके अलावा इनकी एक दूसरी रानी थी जैसलमेर की। जैसलमेर की रानी का नाम था धीरबाई और भाटियों के वंश की थी, इसलिए इनको रानी भटियाणी भी कहा जाता है। इनके बेटे का नाम था जगमाल। वैसे तो इनके और भी कई बेटे थे उदय सिंह जी की। देखिए, उदय सिंह जी की लगभग 22 शादियाँ बताते हैं और 56 इनके बेटे थे और 24 के आसपास इनकी बेटियाँ थी, तो वंश तो बहुत बड़ा था। इनमें सबसे बड़ा बेटा था वो था प्रताप। ये इनका सबसे बड़ा, सबसे पहला बेटा था और जगमाल छोटा था। लेकिन जगमाल की माता धीरबाई का उदय सिंह पे प्रभाव ज़्यादा था, तो उस प्रभाव के कारण धीरबाई उदय सिंह जी से ये अपील करती है कि प्लीज़ आप हमारे प्रिय बेटे जगमाल को मेवाड़ का युवराज घोषित कर दें। युवराज से मतलब है राजा के बाद में जो नेक्स्ट राजा बनेगा उसे युवराज कहा जाता था। तो उदय सिंह जी पहले मना करते हैं, लेकिन चूंकि धीरबाई का प्रभाव ज़्यादा था तो उदय सिंह जी ये गलत डिसीजन कर लेते हैं और ये घोषणा करते हैं कि मेरी मृत्यु के पश्चात नेक्स्ट जो राजा बनेगा मेवाड़ का महाराणा, वो जगमाल ही होगा। अब देखिए, अधिकार यहाँ महाराणा प्रताप का था क्योंकि प्रताप सबसे बड़े बेटे थे। अब देखिए, इसके पश्चात 28 फरवरी 1572 को यहाँ उदयपुर में एक जगह है गोगुंदा। ये गोगुंदा अभी कई बार नाम रिपीट होगा यहाँ पे। उदयपुर में एक जगह है गोगुंदा। गोगुंदा में उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। ये डेट आपको याद नहीं करनी है, 28 फरवरी 1572 को। जब गोगुंदा में उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई तो जब इनको दाह संस्कार के लिए उदय सिंह जी को ले जा रहे थे और जब इनका दाह संस्कार किया जा रहा था उदय सिंह जी का, तो उस समय सभी ने इस बात पर गौर किया
कि जो जगमाल है वो इस समय इन सभी लोगों के आसपास यहाँ प्रेजेंट नहीं है। बाकी सब लोग हैं, महाराणा प्रताप भी है, शक्ति सिंह भी है, सभी लोग हैं, लेकिन जगमाल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जगमाल को सत्ता की लालसा थी, और जैसे कि वो घोषणा करके गए थे उदय सिंह जी, जगमाल को कहते हैं एक बार के लिए पीछे, जब यहाँ इनका दाह संस्कार हो रहा था और वहाँ उनको गद्दी पे बैठाया जा रहा था। इस बात का जो पाली के अखीरा सोनगरा जी हैं, यानी महाराणा प्रताप के नाना जी, वो विरोध करेंगे। ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, वहाँ के राम सिंह जी थे, इनके अच्छे मित्र थे, वो विरोध करेंगे कि प्रताप का हक बनता है और प्रताप को ही शासक बनाया जाना चाहिए। तो सभी लोग सर्वसम्मति से गोगुंदा से आते समय रास्ते में ही, गोगुंदा का क्षेत्रीय पड़ता है वो, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का औपचारिक रूप से अभिषेक कर दिया जाता है। औपचारिक रूप से मतलब होता है कि आप कहीं भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए उसको राजा बना दिया जाए। तो पहला जो राज्याभिषेक कहा जाता है गोगुंदा में महाराणा प्रताप का यहाँ पर हुआ, और उसके पश्चात विधिवत तरीके से इनका राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो कि राजसमंद में है। देखिए कुंभलगढ़ में इसलिए क्योंकि चित्तौड़ जो कि पहले इनकी राजधानी हुआ करती थी, तो 1568 में अकबर का इस पर अधिकार हो चुका है। तब से कुंभलगढ़ में ही रह रहे थे, और कुंभलगढ़ को मेवाड़ की शरण स्थली भी कहा जाता है। आप इसको ध्यान में रखिए, जैसे मारवाड़ है तो मारवाड़ की शरण स्थली कहा जाता था शिवाना को, जो कि बाड़मेर में शिवाना दुर्ग है। उसी तरह से मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता था कुंभलगढ़ को। तो कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। अब देखिए कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हो गया। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मेवाड़ के राणा ने किसी को अपना युवराज घोषित किया, और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके डिसीजन के खिलाफ जाकर के सभी लोगों ने सर्वसम्मति से मिलकर के किसी और को राणा घोषित कर दिया, राणा बना दिया। इसलिए इस घटना को राजमहलों की क्रांति भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि राजमहलों की क्रांति क्या थी, तो यही थी कि उदय सिंह जी ने अपनी रानी भटियाणी के पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। चूँकि प्रताप बड़े बेटे थे और इन्हीं का हक था, इसलिए सभी लोगों ने सर्वसम्मति से प्रताप को अपना नेक्स्ट राणा घोषित किया। इसे कहा जाता है राजमहलों की क्रांति। ये एक पहली घटना कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। जब महाराणा प्रताप 28 फरवरी 1572 को राजगद्दी पर बैठते हैं यहाँ कुंभलगढ़ में। इनके राजगद्दी पर बैठने के बाद अब जो अकबर है, यहाँ अकबर है, वो अकबर महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसके लिए वो अपने 4 दूत भेजता है। इन दूतों का जो सीक्वेंस है, क्रम, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इनका जो क्रम है, सबसे पहले नवंबर 1572 में एक दूत जाएगा। इसके अलावा 1573 में 3 दूत जाएंगे। तो नवंबर 1572 में जलाल खां को भेजा जाता है, जून 1573 में मान सिंह को, सितंबर 1573 में भगवंत दास को, और दिसंबर 1573 में टोडरमल जी को। इनका क्रम याद करना है आपको। आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, JMBT। इसको 4-5 बार अगर आप इस नाम को रिपीट करेंगे तो ये नाम आपको अच्छे से याद हो जाएगा, JMBT। या आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं कि जेम खाले बेटा, जेम खाले बेटा। जैसे कोई माँ अपने को बेटे को कह रही है कि बेटा जेम खा ले, तो जेम खाले बेटा। जे से जलाल खां, मैं से मान सिंह, बी से भगवंत दास, और टी से राजा टोडरमल। मान सिंह जी का तो कहते हैं कि प्रताप ने, मान सिंह जी जब मिलने के लिए आए थे तो प्रताप ने इनके साथ खाना तक नहीं खाया था। जब मान सिंह जी भोजन करने बैठे तो जो प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, वो इनके साथ खाना खाने के लिए आए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति है, खुद आमेर का युवराज है, वो प्रताप के साथ ही खाना खाना चाहेगा। लेकिन जब मान सिंह ने प्रताप से इससे पूछा, अमर सिंह से, कि प्रताप महाराणा जी खुद क्यों नहीं आए, तो अमर सिंह जी ने कह दिया कि जी उनके सिर में दर्द है, तो इसलिए वो नहीं आ पाए।
दरअसल प्रताप वास्तव में खुद आना नहीं चाहते थे कि ये मान सिंह जी ने तो मुग़लों की ग़ुलामी स्वीकार कर ली, अपने बहू बेटियाँ हैं उनकी शादियाँ कर दी यहाँ पे, अपनी बेटियों के रिश्ते किए, अपने डोले हैं वो मुग़लों के भिजवा दिए। तो मान सिंह जी इस बात को समझ गए कि महाराणा प्रताप जानबूझकर नहीं आए हैं। तो कहते हैं मान सिंह जी ने भोजन किया नहीं और वहीं खड़े हो गए और अमर सिंह को कहते हैं कि ये कहते हुए चले गए कि अब तो मुलाकात सीधे युद्ध के मैदान में हो गई, ऐसा कहा जाता है। और मान सिंह जी वापस चले गए थे। अब देखिए, इसके पश्चात चारों दूत आ चुके हैं। महाराणा प्रताप ने इनके साथ संधि नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। अब 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप इन दोनों के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब देखिए, यहाँ अजमेर में, तो अब देखिए अजमेर में, क्योंकि अजमेर मुग़लों के अधीनस्थ था, ये अकबर ने अजमेर को अपने अधीन कर लिया था और अजमेर इनका मुख्य केंद्र भी माना जाता था। कहते हैं कि जहांगीर ने तो अपना बहुत सारा समय इसी अजमेर में निकाला था और जो न्याय की जंजीर थी जहांगीर ने वो अजमेर में थी। तो देखिए, अजमेर से मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को रवाना होते हैं, दल बल के साथ अपनी सेना लेके आते हैं। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा एक एक चीज़ को। तो अब तक जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।